बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की रेस आज भी जारी है। SETI, नासा, केप्लर और K2 मिशंस के साथ भले ही हम ये कंफर्म ना कर सके हों कि एलियंस लाइफ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वे अगले 20 सालों में एलियंस की खोज यकीनन कर लेंगे। लेकिन वो दिखने में कैसे होंगे? ये तो साइंस फिक्शन शोज है जिसकी मदद से हमारे दिमाग में एलियंस की एक छवि पहले से बनी हुई है। पर इस यूनिवर्स में इतने सारे ग्रह हैं कि आप एक पल के लिए चकरा जाएंगे। तो आइए अपनी टिन फॉइल हेड्स पहनकर तैयार हो जाते हैं ये जानने के लिए कि दूसरे ग्रहों पर एलियंस कैसे दिखेंगे। नंबर 10, हमारे जैसा ग्रह। साल 2013 में केप्लर मिशन पर काम करने वाले रिसर्चर्स ने एग्जिस्टिंग डाटा के आधार पर यह रिपोर्ट दी थी कि इस गैलेक्सी पर तकरीबन हमारे पृथ्वी के साइज के 40 बिलियन प्लेनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं और 11 बिलियन ऑर्बिट स्टार्स बहुत हद तक हमारे सूर्य के जैसे नजर आते हैं। लेकिन कहीं भी जीवित रहने के लिए कुछ फैक्टर्स का होना अति आवश्यक है और इसीलिए बहुत हद तक चांसेस हैं कि बाकी ग्रहों पर जीव रहते होंगे। हमसे नजदीक ही एक स्टार सिस्टम है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ भी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ रहा जा सकता है और जीव जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इन ग्रहों पर जीव कैसे नजर आएंगे? अभिसरण विकास का एक सिद्धांत बताता है कि जो जानवर समान वातावरण का अनुभव करते हैं वे उन समस्याओं के समान समाधान विकसित करेंगे और उनका सामना करेंगे। सच कहूँ तो हमारे जैसे ग्रहों पर जीव भी बहुत हद तक हमारे जैसे नजर आते होंगे। पेड़ पौधे और जानवर भी शायद हमारे जैसे होंगे और हो सकता है कि हम इंसानों जैसे जीव भी वहाँ रहते हों। सोचिए, अगर वे हॉलीवुड मूवीज में दिखाए गए द्विपाद जीवों जैसे नजर आते हैं तो। लेकिन हार्वर्ड के बायोलॉजिस्ट जोनाथन लोसिस ने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जानवरों को अगर एक जैसा पर्यावरण दिया जाए फिर भी वे खुद को एडजस्ट करने का नया तरीका खोज निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर वुड पेकर और ऑय ने पृथ्वी पर रहकर पेड़ों पर खाने के लिए अलग अलग तरीके डेवलप किए। एक और जहां वुड पैकर्स ने अपनी चोंच का इस्तेमाल किया कीड़ों को खोजकर पकड़ने के लिए, वहीं ऑय इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी तीसरी लंबी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। कीड़ों को ढूंढकर पकड़ने के लिए वो भी वहां जहां वुड पैकर्स नहीं रहते। वैसे तो दोनों जीव काम एक ही करते हैं, पर एक परिस्थिति में रहने के लिए उन्होंने अलग तरीका अडॉप्ट किया है। तो ऐसा पॉसिबल है कि बाकी के ग्रहों पर जीवन हमारी कार्बन कॉपी ना हो सकता है कि उन्होंने पैरों के बदले पंख डेवलप कर लिए हों या फिर कोई ऐसा फीचर जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नंबर 9, कम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह। हमारे सोलर सिस्टम में शायद मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन यापन करने की संभावना है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से रहने योग्य नहीं है। यहाँ का वातावरण काफी प्रतिरोधी है और तापमान के उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। यहाँ पर किसी तरह की ऑक्सीजन या वायुमंडल नहीं है और यही कारण है कि यहाँ नॉर्मल जीवों का रहना असंभव है। अगर हमें हमारे प्लेनेट पर ही ऐसी परिस्थिति में रहने वाले जीव मिल जाएं तो गायों के उदर में एक ऐसा मीथेन बनाने वाला सूक्ष्म जीव है जो आसानी से मार्स पर रह सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस रेड प्लेनेट पर और भी कई ऐसे जीव रहते हों, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की खोज की गई है। लेकिन अगर मार्स जैसे प्लेनेट पर जीवन रहता भी तो वहाँ उनके विकास को एक बड़ा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है और वो है कम गुरुत्वाकर्षण। बड़े जानवर कम गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में शायद हमारी पृथ्वी से बहुत ही अलग नजर आए। उन्हें शायद कम मांसपेशियों और हड्डियों की जरूरत हो। तो तैयार हो जाइए ऐसे जीवों को देखने के लिए जिनके पैर लंबे और पतले हों, या फिर पृथ्वी के जीवों के लंबे वर्जन ही आपको देखने को मिले। उन्हें कम ऊर्जा, कम गर्मी और कम धड़कने और शायद कम खून की भी जरूरत हो। ऐसा पॉसिबल है कि उनके विकास में शामिल सभी अंग पृथ्वी की तुलना में कम विकसित हुए होंगे। जीवों की अधिकतम ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण से विपरीत है, इसलिए हमारे ग्रह से आधे गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ रहने वाले इंसानों की ऊंचाई हमसे 2 गुना होगी। नंबर 8, सुपर अर्थ। अभी तक जितने भी प्लैनेट्स को खोजा गया है उनमें से ज्यादातर सुपर अर्थ हैं, जो हमारी साइज के 1.2 और 5 गुना के बीच हैं। उनका बड़ा द्रव्यमान आमतौर पर एक बड़े गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की ओर जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट वहाँ विकसित हो रहे जीवन पर पड़ता है। इसका नतीजा ये होगा कि वहाँ रहने वाले जीव जंतु यहाँ की तुलना में छोटे और मोटे होंगे, जिससे गिरकर लगने की संभावना कम हो जाएगी और उन्हें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से अधिक स्थिरता मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों पर जीवन का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जमीन से ऊंचाई का बहुत ज्यादा खतरा है। इस हाई प्रेशर का मतलब है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बेहद अलग होगा। उदाहरण के तौर पर उनकी हड्डियों के जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए उनके शरीर में कंकाल की तुलना में मांसपेशियां अधिक हों, जैसा कि हम अपने प्लेनेट पर देख सकते हैं। इसके कारण सर्कुलेटरी सिस्टम के आसपास ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। तो इन ग्रहों के जानवरों के पास बहुत बड़ा दिल होगा। छोटे और कार्यात्मक जीव यहाँ अधिकतर होंगे। नंबर 7, गर्म ग्रह। अगर समझा जाए कि अन्य ग्रहों पर जीवन कार्बन पर आधारित है
तो वे 32 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के बीच सीमित होंगे, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिससे पानी लिक्विड के रूप में रहता है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि ये आश्चर्यजनक रूप से ठंडा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कार्बन पर आधारित जीवन किसी अन्य ग्रह पर भी विकसित हो सकता है जो हमसे ज्यादा गर्म हो। हालांकि ज्यादा गर्म जलवायु में जीवन व्यापन करने के लिए उन्हें इस गर्मी से निपटने की जरूरत होगी। हो सकता है कि वे रिफ्लेक्टिव त्वचा, एक कम अवशोषण एक्सोस्केलेटन या फिर एक और सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप कर लें जो सरफेस पर हीट लाती रहे। नंबर 6, एक सितारे में। इस यूनिवर्स में सितारे सबसे गर्म जगह होने के लिए जाने जाते हैं और इन टेम्परेचर में हम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर हमारे सूर्य का तापमान 9900 डिग्री फ़ारेनहाइट है और कुछ जगहों पर तो 17 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी से तो कोई भी जीव जल के मर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे अलावा और कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ऊर्जा पर आधारित जीवन रूपों के विचार लंबे समय से चले आए हैं। पृथ्वी पर केमिस्ट्री न्यूक्लियस सेल्स को इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ देखती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इसका भी अल्टरनेटिव अवेलेबल हो, जिसमें केमिस्ट्री जिसने परमाणु प्रतिक्रियाओं पर भरोसा किया, जहां द्रव्यमान अर्थात मास न्यूक्लियस से आता है और ना कि इलेक्ट्रॉन से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। वैसे तो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स अर्थ पर ही क्रिएट किए गए हैं, पर इनका एग्जिस्टेंस बस कुछ ही समय के लिए देखा गया था। अगर किसी सितारे के एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में ज्यादा काम करने लगते हैं तो हो सकता है कि वे एक सैद्धांतिक जीवन रूप का आधार बना सकते हैं जो कि ऊर्जा से बना होता है, जो इस तरह की एक्सट्रीम पर्यावरण का सामना कर सकता है। ये सब बहुत ही ज्यादा सैद्धांतिक लगता है और ये हो सकता है कि ये किसी साइंस फिक्शन जैसा भी लगे, लेकिन कई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टायसन मानते हैं कि इस तरह का जीवन निर्माण संभव है, बस मुश्किल इसे चित्रित करने में है। नंबर 5, विभिन्न सितारों वाले ग्रह। सभी सितारे हमारे सितारों जैसे नहीं होते और इसलिए अलग अलग प्लैनेट्स विभिन्न तरह के लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। हमारा सूर्य लगभग 500 नैनोमीटर्स के पीक पर प्रकाश देता है और इसका संबंध सीधा हमारी पृथ्वी पर मौजूद लोगों के विजन से होता है और सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाइट को देखते हैं। एलियंस जो रेड प्लैनेट्स के आसपास इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि रहने योग्य टेरापिस्ट 1D, यहाँ विजुअल रेंज कुछ अलग ही होगी। ये भी पॉसिबल है कि वे सिर्फ इंफ्रारेड रेंज ही देख सकें। हो सकता है वो कुछ ऐसे दिखें, बड़ी बड़ी आंखें ताकि उनके लाइट को देखने के चांसेस बढ़ जाएं, और शायद लाल रंग की स्किन ताकि वे दूसरों के द्वारा भी देखे जा सकें। इन सोलर सिस्टम्स में स्टार्स चमकीले नहीं होते हैं, इसलिए हो सकता है यहाँ रहने वाली लाइफ फॉर्म लाइट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। एक और फैक्टर जो इन सितारों द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है वो है इन प्लैनेट द्वारा फेस किया गया रेडिएशन। एक छोटे से रेड स्टार के रहने के कारण यहाँ रह रहे जीव जंतुओं को पृथ्वी की तुलना में रेडिएशन से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, तो हो सकता है कि उनके वाइट ऑर्गन्स को बचाने के लिए उनके शरीर पर मोटी भारी त्वचा की जरूरत हो। नंबर 4, भूरे रंग का बौना ग्रह। ब्राउन ड्वार्फ अंतरिक्ष में मौजूद वो वस्तुएं हैं जो आकार में बड़े ग्रहों और तारों के बीच में हैं। उन्हें असफल सितारों के रूप में देखा जाता है जो पहली बार में प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान को आकर्षित नहीं करते हैं। यहाँ ऐसा तापमान क्रिएट होता है जो जीवन व्यतीत करने के लिए परफेक्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों भरपूर मात्रा में होते हैं और ये तीनों ही जीवन व्यतीत करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या जीवन इस तरह के वातावरण में व्यतीत हो सकता है या फिर जुपिटर जैसे विशाल और सूक्ष्म ग्रह के वातावरण पर? रिसर्चर्स इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि यहाँ माइक्रोबियल जीव आराम से रह सकते हैं क्योंकि इस जगह पर हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। अगर यहाँ हवाएं अनुकूल रहीं तो जीवन अपने बड़े रूप में यहाँ पर मौजूद हो। पोषक तत्वों के बीच उन्हें उड़ाने के लिए वायु धाराओं का उपयोग करके हो सकता है कि यहाँ पर उड़ने वाली व्हेल मछली जितने बड़े जीव भी रहते हों। नंबर 3, ठंडे ग्रह। हम अपने प्लेनेट पर रहकर ये तो समझ ही गए हैं कि जीने के लिए हमें कुछ हद तक गर्मी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ठंडे ग्रहों पर भी जीव जंतु जी सकते हैं? इस क्राइटेरिया में फिट होने वाली सबसे नजदीक की एक ही जगह है। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में रिसर्चर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसका नाम है यूरोपा। ये जुपिटर का एक चांद है और ये पृथ्वी के चांद से थोड़ा सा छोटा है और ये बर्फीले पानी से घिरी पड़ी है और यहाँ का वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर तापमान शायद ही कभी 260 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर गया हो, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर पानी के वाष्प देखे गए हैं। इस बात की पुष्टि करता है कि अंतरिक्ष में सतह वाकई बहुत ही स्मूथ है। इससे ये भी पता चलता है कि जो बर्फीली परत चांद को घेरती है वो निरंतर चलती रहती है और जमती रहती है। एक अफवाह का ये कहना है कि इसकी सतह के नीचे लिक्विड है। वैसे देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा ज्यादातर जमी हुई दुनियाओं में देखा गया है।
पर क्या जिंदगी इस 15 मील मोटी बर्फ की परत के नीचे रह सकती है? इसका जवाब देने के लिए हमें अपने ग्रह पृथ्वी पर एक्सट्रीम मौसम में रह रहे जीव जंतुओं का अध्ययन करना होगा। हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई भी नहीं रह सकता, फिर भी यहाँ पर कई प्रजातियों की खोज की गई है। उदाहरण के तौर पर समुद्र के निचले हिस्से में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, जहाँ कई माइक्रोबियल जीव रहते हैं और इनके साथ ही सैकड़ों झींगों का ढेर देखने को मिलता है। और शायद ऐसा ही यूरोपा पर भी हो रहा होगा। नंबर 2, पानी से भरे ग्रह। खोजे गए हजारों एक्सोप्लैनेट्स में कई अपने स्टार सिस्टम के तथाकथित गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में रहते हैं, जो थ्योरीज के हिसाब से इन्हें जीवन व्यापन के लिए अनुकूल बनाता है। और ये भी कहा जाता है कि इनमें से कई ग्रह पूरी तरह से पानी से घिरे होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि पानी से घिरे ग्रह जीवन व्यापन के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, क्योंकि गैस रिलीज होने की जो प्रतिक्रियाएं पृथ्वी पर होती हैं वो शायद वहाँ नहीं हो सकती। लेकिन हाल ही में हुए अध्ययनों के हिसाब से इस बात का पता चला है कि ये सच नहीं है। यदि ग्रहों के जीवन में बहुत पानी हो और साथ ही कार्बन भी प्रचुर मात्रा में हो, तो ऐसे ग्रह जीवन को समर्थ करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। हालांकि यहाँ का जीवन कैसा दिखेगा इस बात का ज्ञान अभी तक किसी को भी नहीं है, लेकिन एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस की थ्योरी ये संकेत देती है। समुद्री जीव हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आएंगे जैसे हमें पृथ्वी पर नजर आते हैं, आराम से तैरने के लिए बड़े फ्लिपर्स, और हो सकता है कि उनकी दृष्टि थोड़ी अलग हो ताकि ये शिकारी शिकार कर सकें और गहराई में भी देख सकें। इसके लिए बायोल्यूमिनेंस उनकी मदद करते हैं। नंबर 1, सूखे ग्रह। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन यापन पानी के अभाव में नहीं हो सकता। जीवन यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी, और सभी इंसानों की रचना में इसका बड़ा योगदान है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये हुआ कि सूखे ग्रहों पर जीवन यापन नहीं हो सकता? अध्ययनों का कहना है कि जीव जंतुओं के जीने के लिए सिर्फ पानी ही एकमात्र नहीं है, बल्कि इसका एक और अल्टरनेटिव है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि पानी का एक विकल्प है जो प्रजातियों को पनपने की अनुमति दे सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ग्रहों पर केवल एक गैस के रूप में विद्यमान होने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड सुपर क्रिटिकल हो सकता है, जिसका अर्थ यह है कि जब तरल पदार्थ और गैसें तापमान और दबाव के संदर्भ में सही स्थिति में होती हैं, तो वे गैस और तरल दोनों की विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा 89.6 फ़ारेनहाइट पर करता है, जो पृथ्वी पर समुद्र का जो दबाव है उसको 73 गुना करता है, और ऐसा बाकी के ग्रहों पर पूरी तरह से संभव है। साधारण बैक्टीरिया सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड से बने वातावरण के अधीन है, और वे लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं, जो इस बात का पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि बैक्टीरियल लाइफ फॉर्म्स ऐसी परिस्थिति में विकसित हो सकते हैं, और कौन जानता है कि वे कितने बड़े पैमाने पर विकसित हो सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि लाइफ इन जगहों में से कहीं पर भी पनप सकती है, और हो सकता है कि हम जैसा सोच रहे हो चीजें वैसी ना हो। तो आपको क्या लगता है, एलियन के बारे में ये प्रेडिक्शंस कितने सच हैं? या आपको लगता है कि एलियन इन सभी चीजों से बिल्कुल अलग दिखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।